Good morning, friends. Hope you well and fine. Now today we discuss about our another letter, reply to inquiry. Last lecture में we learn about inquiry letter, and now today we about reply to inquiry. मतलब पहले हमने एक ऐसा लेटर लिखा था जिसमें हमने कुछ इंक्वायरी, कुछ तलाश, कुछ मालूमात किया था कि, और अब हम उसकी इंक्वायरी का जवाब दे रहे हैं. एग्ज़ाम में सिर्फ इंक्वायरी लेटर होता है और कभी कभी रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर होता है. तो आपके जहन में ये होना चाहिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि रिप्लाई कैसे करते हैं. उसके लिए जिस तरह हमने इंक्वायरी लेटर में एक शॉर्ट क्वेश्चन देखा था, उसी तरह इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है. मतलब एक एड्रेस रहता है कि आपको किससे रिप्लाई करना है. After receiving such a letter of inquiry, you may have to draft a reply letter to it. यानी कि आपकी कंपनी में, आपकी जो प्रोप्राइटर है, आपकी कंपनी में किसी ने इंक्वायरी की है कुछ सामान के लिए, उसका आपको उसे जवाब देना है कि आपकी क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या आपकी कंडीशंस है, किस तरह से आप किसी को कोई चीज़ यानी कि कोई गुड्स कैसे देते हैं, उसका आपको उस कंपनी को, उस पार्टी को जवाब देना है. उसे रिप्लाई टू इंक्वायरी बोलते हैं. सेकंड सेंटेंस है, ऑन बिहाफ ऑफ ज़ायलोन टूल फॉर्म प्लीज ड्राफ्ट रिप्लाई लेटर टू इंक्वायरी. यहाँ सिर्फ इतना लिखा है और नीचे हमने पूरा लिखवा दिया है. ये जो आपकी जो किताब है अजीम साहब की एक्टिव इंग्लिश फॉर अ पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, उसमें से ही ये एक लेटर लिया गया है. एड्रेस भी हमने सेम रखा है ताकि आप जब आपके पास किताब आए तो आप उसको बहुत ही आसानी से समझ सके. इसीलिए ही हमने उसमें से ही लेटर यहाँ लिया है, और वो पहला वाला लेटर और ये नेक्स्ट हमारा रिप्लाई टू इंक्वायरी. तो बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम योर बुक्स. सो यहाँ ऑन बिहाफ ऑफ ज़ायलोन टूल फॉर्म प्लीज ड्राफ्ट रिप्लाई लेटर टू इंक्वायरी. तो यह मैंने ब्रीफ में बता दिया है कि आपको क्या कैसे उसको रिप्लाई करना है. अरोमा इंडस्ट्रीज़ जो हमने इंक्वायरी लेटर में जो एड्रेस था वही है, क्योंकि उस एड्रेस के माध्यम से हमने इंक्वायरी की थी. तो अरोमा इंडस्ट्री फ्रॉम 1453 CIDC वटवा अहमदाबाद wants to purchase an industrial tool from Zyloon Tools Firms. वो आपके यहाँ से कुछ खरीदना चाहते थे. ये जो एड्रेस दिया है वो ऑन बिहाफ ऑफ ज़ायलोन टूल्स, यानी कि आप ज़ायलोन कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी एक कंपनी है, वहाँ कोई दूसरा एड्रेस भी हो सकता है. यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट ए लेटर ऑफ रिप्लाई टू इंक्वायरी, ड्राफ्ट ए लेटर. यानी इंक्वायरी लेटर में हमने पहले जो एड्रेस लिखा था वो अरोमा इंडस्ट्री का एड्रेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग था, लेकिन अब आप जवाब दे रहे हैं एज अ ज़ायलोन टूल फॉर्म. तो यहाँ एड्रेस लिखने की जो सिस्टम है वो बदल जाएगी, यानी कि ज़ायलोन टूल फॉर्म्स, ज़ेनिथ रोड, मुंबई, वो आप जवाब दे रहे हैं, आप रिप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो एड्रेस आपका पहले आ जाएगा. जैसे कि यहाँ लिखा है हमने ज़ायलोन टूल फॉर्म, जेनिथ रोड, मुंबई, फिर तारीख
कोई भी लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप तारीख को ऐसे लिखें जैसे कि आप जब उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं लेटर में तब आप इसको ठीक से मेंशन कर सकते। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है द प्रोप्राइटर एरोमा इंडस्ट्रीज, मतलब जिस व्यक्ति को ये अब लिख रहे हैं ये अरोमा इंडस्ट्रीज को अब ये जवाब दे रहे हैं। द प्रोप्राइटर कॉमा अरोमा इंडस्ट्रीज कॉमा 1453 कॉमा GIDC कॉमा वटवा कॉमा अहमदाबाद। एक कॉमा बहुत ज़रूरी है, इसको अगर आप भूल जाते हैं तो आपके एक एक मार्क्स कट सकते हैं। ये सिर्फ एड्रेस लिखने के ही आपको एक मार्क्स मिलता है। अगर आप सही से एड्रेस लिखते हैं, क्योंकि वो तो अंदर से ही लिखना है आपको क्वेश्चन पेपर से ही, फिर भी अगर आप नकल करने में अकल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपका एक मार्क्स यहाँ से कट सकता है। सब्जेक्ट हमेशा रहता है, याद रहे, सब्जेक्ट के बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। मैंने पहले भी कहा है सब्जेक्ट इज द हार्ट ऑफ द लेटर। इन दैट सेंस सब्जेक्ट हमने यहाँ लिखा है रिप्लाई टू इंक्वायरी फॉर 200 इंडस्ट्रियल टूल्स। जो इंक्वायरी लेटर हमने लिखा था उसमें हमने कंपनी को बता दिया था कि हमें 200 इंडस्ट्रियल टूल्स चाहिए और हमने अपना मॉडल नंबर भी उनको बता दिया था। तो यहाँ सब्जेक्ट में वही चीज़ रहेगी, रिप्लाई टू इंक्वायरी फॉर 200 इंडस्ट्रियल टूल इन ब्रैकेट मॉडल नंबर 142X। कोई भी आप नंबर इसमें लिख सकते थे, लेकिन हमने यह पहले से ही इंक्वायरी में ये नंबर लिखा है, इसीलिए हम इसको यहाँ रखते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आपका डिस्क्रिप्शन आपको सही तरह से बताना है। डियर सर कॉमा बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई जय हिंद भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। वी थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी डेटेड 1 जून। ज़रूरी नहीं है कि आप वो पहले लेटर की तारीख याद रखें, कोई भी तारीख लिख सकते हैं कि आपने हमें जो 1 जून को जो लेटर लिखा था उसके लिए हम आपका आभार मानते हैं। वी आर प्लीज टू सबमिट आवर कॉम्पिटिटिव कोटेशन अटेस्ट हियर विथ। हमारी कंपनी के जो लिस्ट है उसमें जो प्राइजेज लिखी गई है उसके कोटेशन हम आपको भेज रहे हैं। आवर लेटेस्ट कैटालॉग इज ऑल्सो इंक्लोज विद दिस लेटर। हमारी जो प्राइस लिस्ट है मतलब भाव लिस्ट, वो हम आपको इस लेटर के साथ भेज रहे हैं। और वी थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी। वो बहुत अच्छा लगता है अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। यू आर बिलीव इन डिसिप्लिन। सीधे से सीधे डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते जैसे कि वी आर प्लीज टू सबमिट अवर कॉम्पिटिटिव कोटेशन। आप अगर शुरुआत ऐसे लिखते हैं वी थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, तो इससे आपकी अच्छी इंप्रेशन रहती है, नॉट ओनली फॉर द कंपनी बट ऑल्सो इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर। आवर लेटेस्ट कैटालॉग इज ऑल्सो एनक्लोज विद दिस लेटर। हमने इसको इस लेटर के साथ रख दिया है। एज पर योर नीड, यहाँ से इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है क्योंकि यहाँ कंपनी की कुछ अपनी बातें हो रही है जो आपको आप जो कंपनी को जवाब दे रहे हैं वो आप अपनी कुछ खास बातें यहाँ बता रहा है। एज पर योर नीड, आपकी ज़रूरत के मुताबिक वी आर एबल टू सेंड द गुड्स बिफोर 15 जुलाई। आपने जो सामान मांगा है उसको हम आपको 15 तारीख के पहले भेज सकते हैं। हियर आर आवर टर्म्स एंड कंडीशन। बाद में ऐसा ना हो जाए कि कौन सी बातों का जिक्र करना रह गया है, इसीलिए इन द वेरी बिगिनिंग यू आर वेरी क्लियरफुल अबाउट योर टर्म्स एंड कंडीशंस। ये हमेशा रहता है कि हमें अपनी शर्तें बता देनी है। तो क्या शर्तें हैं? नंबर 1, द प्राइस कोटेड हियर आर FOR, यानी कि FOR इसका मतलब ये होता है कि आपने जो मैंने आपको जो एब्रीविएशन बताए थे उन एब्रीविएशन से आपको पता चल जाता होगा कि FOR का मतलब क्या होता है, CWO का मतलब क्या होता है और COD का
मतलब क्या होता है। तो FOR रेलवे के किराए के साथ, तो प्राइस कोटेड हियर फॉर आर FOR डेस्टिनेशन। FOR डेस्टिनेशन का आपने अगर आप उसमें देखेंगे तो फ्री ऑन रेल होता है, मतलब हम रेल का किराया नहीं लेंगे। हमने जो कोटेशन भेजा है उस कोटेशन में सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स है उसकी वैल्यू है और उसी का ही दाम हम लेंगे। फ्री ऑन रेल पे मतलब हम आपसे रेल का किराया अलग से नहीं लेंगे। और उसकी उन्होंने एक और शर्त रखी है, नंबर 2, 90% पेमेंट एक्सेप्टेड CWO कैश विथ ऑर्डर। और सेकंड जो कंडीशन रखी है उन्होंने COD कैश ऑन डिलीवरी। ये दो तरह की बातें हैं, फर्स्ट 90% है और सेकंड 10% है, यानी कि ऑर्डर के साथ और ऑर्डर के बाद आपको इसको किस तरह से इसको लेना है, इसकी पूरी शर्तें इन्होंने आपको बता दी है। थर्ड कंडीशन है कोटेशन इज वैलिड फॉर 30 डेज ओनली। ये जो कोटेशन है वो आपको 30 दिन के लिए आपका अलाउ रहेगा। इसके बाद अगर आप कोई अप्लाई करते हैं या फिर डिमांड करते हैं तो वो कैरी ऑन करेगा नहीं, यानी कि एक महीने तक ही आप इस कंडीशन को अमल में रख सकते हैं। तब तक आपको अपना सामान जो है, आपका जो गुड्स है वो आपको मंगवा लेने की ज़रूरत रहेगी। वी आर श्योर दैट you will find the quotation very reasonable and favor as with your valued order। आपको उसको बताना है कि हमारा जो प्राइस है कोटेशन के अकॉर्डिंग रिजनेबल है, आपकी फेवर में है और बेहतर है। वी वेट योर लार्ज ऑर्डर, और हम आपकी ओर से हमें जो मिलने वाला लार्ज ऑर्डर है उसके बारे में उसके लिए हम चिंतित भी है और हम आपको फुलफिल उसको आपको सफिशिएंटली हम आपका काम करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाना है। क्योंकि आप कंपनी की ओर से एज ए रिप्रेजेंटेटिव, यू आर नॉट ओनली रिप्रेजेंटेटिव योर सेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटेटिव योर कंपनी, मतलब आप खुद एक कंपनी है जो उसको जवाब दे रहे हैं। तो ये पूरी कंडीशंस है। एक बार फिर से पूरे लेटर को हम देख लेते हैं। जिस कंपनी को लेटर लिखा है वो एड्रेस नीचे हो गया और जवाब आप दे रहे हैं तो आपका एड्रेस सबसे पहले हो गया, ठीक से आपने उसको लिख दिया है। उसके बाद आप डियर सर से या रिस्पेक्टेड से आपको वो लिखना है, जो खास डिस्क्रिप्शन है, आप क्या क्या बताना चाहते हैं वो हमने समझ लिया है। उसके बाद ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस बात का, टर्म्स एंड कंडीशन का। इस टर्म्स एंड कंडीशन के आधार से ही आपका वो पूरे सामान का आप डिलीवरी कर रहे हैं या फिर किस तरह से आपको पेमेंट लेना है वो आप उनको बता रहे हैं। बाद में किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए जिससे आपके पेमेंट पे कोई रुकावट आ जाए। तो इस तरह से उन्होंने 3 कंडीशन रखी है। एब्रेशन का आप चाहे तो उपयोग कर सकते हैं, अच्छा रहेगा अगर इसी तरह हम लिखते हैं तो, या फिर इसको आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 30 दिन का टाइम दे दिया गया है, 1 महीने का टाइम दे दिया गया है। उसके बाद ये जो शर्तें हैं वो अपने आप पूरी हो जाती है, यानी वो लागू होती नहीं है। नए सिरे से नए चार्जेस हो जाएंगे, क्योंकि जो कीमतें हैं वो हमेशा बढ़ती रहती है। कम हो जाए तो ठीक है, लेकिन बढ़ती रहती है, इसीलिए ये 30 दिन का उनको टाइम दे दिया गया है। वी आर श्योर दैट यू विल फाइंड द कोटेशन वेरी रिजनेबल। आपको ये सब कीमतें आसान और ठीक से लगेंगी, वाजिबी लगेंगी। और उन्होंने अपना पूरा कोटेशन दे दिया है। लास्ट में आपको लिखना है योर्स फेथफुली, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, ज़ाइलोन टूल्स फॉर्म। और इम्पोर्टेंट एंक्लोज आप करना भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने लेटर में ही बता दिया है कि हमने हमारा लेटेस्ट कोटेशन
और कैटालॉग, ये दोनों आपको भेज दिए हैं और वो आपको अंत में बताना पड़ता है कि ये दो चीज़ें इस लेटर के साथ जुड़ी हुई है। अगर वो कहीं निकल जाती है स्टेपलर से तो भी उनको ये मालूम आता है कि इसके साथ एक कागज़ जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से पूरा रिप्लाई होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्लाई होते हैं। कई बार लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट का भी होता है, लेबोरेटरी का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो सभी तरह की अलग अलग इंक्वायरीज होते हैं, अलग अलग एड्रेसेस के माध्यम से आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसी तरह हमने ये दो इम्पोर्टेंट लेटर समझे हैं। पहला इंक्वायरी, रिप्लाई टू इंक्वायरी, और नेक्स्ट पे आएगा ऑर्डर, यानी कि आपकी इंक्वायरी हो चुकी है, आपके पास इंक्वायरी की रिप्लाई भी आ चुकी है। अब आपको ऑर्डर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा, तीसरा जो हमारा लेटर है वो परचेज लेटर है। हम नेक्स्ट लेक्चर में परचेज लेटर के बारे में समझेंगे।